नमस्कार। प्रोग्राम रेनबो सेलेब्स के साथ हाजिर हूं मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त राजश्री त्रिवेदी। आज इस प्रोग्राम में हमारे सेलिब्रिटी हैं आपके चहेते सुप्रसिद्ध टीवी, थिएटर, फिल्म और वेब सीरीज के कलाकार सौरभ शुक्ला। आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये इंटरव्यू करते हुए। आपको बता दें दोस्तों, मैं क्या बताऊंगी, आपको बिल्कुल पता है कि सौरभ जी एक जाने माने निर्देशक भी हैं और स्क्रीन राइटर भी हैं। हम जब यहाँ आ रहे थे सौरभ जी, तो आपने कहा कि आकाशवाणी से आपका बहुत पुराना रिश्ता है। जी। आप की पैदाइश तो गोरखपुर की है, लेकिन आपके पिता माता जी जो हैं वो लोग आ गए थे दिल्ली, तो दिल्ली से भी गहरा रिश्ता है ही आपका। जी। तो जब आप आ रहे थे, कुछ ऐसी याद, कुछ ऐसी बात जो आपको फ्लैश किया कि जब आपने कहा कि मैं यहाँ आता रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ आता रहा हूँ क्योंकि हमारे पिताजी जो थे वो भी संगीतज्ञ थे, माँ भी संगीतज्ञ थी और दोनों रेडियो आर्टिस्ट भी थे। तो अक्सर वो लोग प्रोग्राम के लिए यहाँ पर, और उन दिनों पर लाइव प्रोग्राम्स हुआ करते थे, शायद आज भी होते होंगे। और उस समय क्लासिकल म्यूजिक काफी जो है वो सुना भी जाता था। अभी जैसा मुझे बाहर बातचीत में पता लगा कि थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक पे अभी थोड़ा जोर कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की रुचि जो है बदलती जा रही है। वो ठीक है। उस समय में मैं आता था, तब मैं छोटा बच्चा था। तो मेरे लिए एक तो यहाँ आना इसलिए भी बहुत अच्छा था क्योंकि ये जो एरिया है पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट, यहाँ पर भवन बहुत अच्छे हैं, खुला खुला है, पास में कनॉट प्लेस है, तो एक तरह की पिकनिक होती थी मेरे लिए। और यहाँ की कैंटीन का जो खाना था वो मुझे बहुत पसंद था। आज कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। शुक्रिया। तो इस छोटे बच्चे पे अपने माता पिता का कितना प्रभाव रहा? बिकॉज वो भी कला संस्कृतियों से जुड़े हुए थे, गाते थे, आते थे यहाँ पे, लेकिन उनमें से कोई नाटक के प्रति या अभिनय के प्रति नहीं था। तो आपके अंदर एक्टिंग कैसे आया? जैसे कहते हैं कि जो बिजनेस फैमिली से बच्चे होते हैं जी, उनको पैसे की समझ बहुत अच्छी होती है। पैसे की समझ का मतलब होता है कि उसकी गणना कैसे होती है, इंटरेस्ट कैसे देखा जाता है, प्रॉफिट लॉस कैसे देखा जाता है, क्योंकि बच्चा बचपन से घर में वो एक्टिविटी होते हुए देखता है जी। उसी तरीके से कलाकार फैमिली का जो बच्चा होगा वो दिन भर कला देखता रहता है, तो उसका इंस्टिंक्ट जो है वो कला का होता है। तो ये मेरे ख्याल से मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है। जहाँ तक बात है कि भाई वो तो एक्टिंग या थिएटर या उसमें नहीं थे, तो क्लासिकल म्यूजिशियंस थे, मैं कैसे इस तरफ आकर्षित हुआ, तो ये बात तय है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। क्यों? ये कहावत है। कहावत तो है, लेकिन हाँ, ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा लगा नहीं है, ये सच है। अच्छा। क्योंकि संगीत मेरे घर में इतना था कि मुझे लगता था ये तो आम चीज है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। That's how you came into theatre. और थिएटर बहुत पहले आपने शुरू की, which was the year 1986 I believe, और उसके बाद फिर 1991 में NSD में एज एन एक्टर आप वहाँ पर आप रिपोर्टरी वगैरह में शामिल हो गए। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट नहीं हूँ जी, मैंने वहाँ पर कोर्स नहीं किया है, बिल्कुल। लेकिन जो उसका प्रोफेशनल विंग है NSD रेपेटरी कंपनी, उस रेपेटरी में मैंने नौकरी की 2 साल, और उसी 2 साल के दौरान मुझे बैंडिट क्वीन में बुला लिया गया था, और फिर शेखर कपूर ने मुझे मुंबई बुला लिया और मैं वहीं चला गया फिर एज एन एक्टर। मेरी जो बहुत से लोगों का वो संघर्ष बहुत ज्यादा होता है उस नगरी में जाकर के अपनी पहचान बनाने में, अपने लिए काम ढूंढने में। तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था एज बिकॉज यहाँ पर एक्टिंग करते हुए आपको बैंडिट क्वीन का ऑफर हुआ या था? देखिए, ये एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। संघर्ष जो होता है बड़ा सब्जेक्टिव होता है ना। किसी को तूफान जो है वो थकाता है, और किसी को तूफान जो है वो तेज ठंडी हवा लगता है। आपको तूफान ने क्या दिया? ठंडी हवा? तेज ठंडी हवा। क्या बात है। संघर्ष के दिन जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे आज भी बहुत अच्छे दिन है, मैं खुश ही रहता हूँ, और संघर्ष के दिनों में मैं और भी ज्यादा खुश रहता था क्योंकि काम था नहीं तो काम करना नहीं पड़ता था। ओह माय गॉड। सौरभ जी, आपने खालसा कॉलेज से पढ़ाई की है जी। तो हमारे लिसनर्स जरूर जानना चाहेंगे कि कॉलेज के दिन कैसे थे, और क्या वहाँ भी आपकी एक्टिंग और आपके जो दोस्त थे उनको ये लग गया कि सौरभ एक्टिंग में है और एक्टिंग करना चाहता है और आगे वाले आने दिनों में हम इसको बड़े स्क्रीन पर देखेंगे, या कोई ऐसी बात है? कैसे थे कॉलेज के दिन? मेरे ख्याल से सबको इस बात का अंदाजा लग गया था कि सौरभ एक्टिंग में तो पता नहीं,
लेकिन हाँ ये पता था उन्हें कि ये पढ़ाई में तो है नहीं, तो किसी और चीज में जरूर होगा। अच्छा, ऐसा। तो ऐसा था। और जैसा आपने कहा कि मैंने खालसा कॉलेज से पढ़ाई की, तो मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, मैं खालसा कॉलेज से जरूर हूँ, वो पढ़ाई नामक वस्तु मैंने ज्यादा की नहीं है ना। ये मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में बता देता हूँ कि एकेडमिकली, ऑन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, आई वाज अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं भी बहुत एवरेज थी। मुझे लगता है एवरेज लोग भी जीवन में कई बार बहुत अच्छा कर जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जी। एलन मस्क जो है, या तो आप एलन मस्क की बात कर लीजिए या आइंस्टाइन की बात कर लीजिए, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल गेट्स की बात कर लीजिए, स्टीव जॉब्स की बात कर लीजिए, जी, आपको जान सारे एवरेज थे। यस, ये स्कूल ड्रॉप आउट्स थे। ये स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, बाकायदा इन इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया था। बिल्कुल, ठीक है। उसके पीछे एलन मस्क ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जहां तक मुझे ख्याल है एलन मस्क ने ही कहा था ये बात। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम जो है, दैट क्रिएट्स वर्कर्स, व्हेन यू गो अगेंस्ट दैट सिस्टम यू बिकम अ क्रिएटर। वाह, यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपने बताया ही कि आपके घर में संगीत का माहौल होता था और सब संगीत से प्रेम रखते थे, लेकिन यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड यू केम इनटू एक्टिंग। तो व्हेन यू सेड कि मुझे भाई एक्टिंग करना है और थिएटर करना है, तो क्या आपके पेरेंट्स का कुछ था ऐसा कि नहीं, एज यूजुअल यू नो व्हाट दे से कि पढ़ाई कर लो, ये कर लो, पढ़ाई में दिल लगता नहीं था, तो यू हैड टू कन्विंस देम और दे सेड कि नहीं, फाइन, यू डू व्हाट यू वांट। मेनी पेरेंट्स जो है वो So it was a mixture of both. My parents always said that do whatever you want to do. But as an educational qualification, you cannot escape that. जिसकी वजह से मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ी, और पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहा था, तो मैं एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ हूँ जी। लेकिन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किया है? मतलब कॉमर्स में था मैं। उस समय में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हुआ करते थे जी। एक ह्यूमैनिटीज होता था, एक कॉमर्स होता था, और एक साइंस होता था। आज भी वही है वैसे, मोटा मोटी वही है, लेकिन आजकल बहुत सारे बाइफिकेशंस हैं। बिल्कुल। और उस समय में बॉटनी और ये सब फिजिक्स और केमिस्ट्री और यही सब कुछ बाइफिकेशंस थे। कॉमर्स था, ह्यूमैनिटीज में आप लिटरेचर पढ़ सकते थे, सोशल साइंसेस कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान में नौकरी का बड़ा महत्व रहा है ना। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं पढ़ाया गया शुरुआत में, क्योंकि उसका रीजन शायद ये भी रहा होगा कि हम लोगों ने 200 साल तक नौकरी की है अंग्रेजों की, तो उस समय में नौकरी ढूंढना बहुत बड़ी बात होती थी। नौकरी के लिए लोग बच्चों को तैयार किया जाता था। तो हालांकि मेरे परिवार में सब आर्टिस्ट थे, लेकिन अगर बच्चा आर्टिस्ट नहीं बना तो उसको जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए होगा। तो कॉमर्स वाज द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट जो ज्यादातर बच्चे करते थे। उसमें मेरा भी एडमिशन हो गया था, और कॉमर्स मुझे कभी समझ में नहीं आया, ना समझते हुए मैं मास्टर्स तक गया। मास्टर्स कर लिया था? जी नहीं, मास्टर्स किया नहीं था। मैंने अपने फादर को लास्ट में बोल दिया था, मैंने कहा देखिए मैं अपने आप से और झूठ नहीं बोल सकता। मैं पता नहीं कैसे उन लोगों ने अभी तक मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में भेज दिया है, लेकिन मैं उस चीज में अपीयर नहीं होऊंगा जो मैं नहीं जानता। मैं थिएटर जानता हूँ, मैं थिएटर करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है करो, बस इतना ही था। चलिए सौरभ जी, आपको ब्लैक कॉमेडी ज्यादा पसंद है, इज इट ट्रू? अक्सर लोग ब्लैक कॉमेडी की बात करते हैं जी, लेकिन उसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं चाहूंगी कि आप डिफाइन भी कर दें ताकि हमारे लिसनर्स समझ जाएं। ब्लैक कॉमेडी में एक ऑडनेस होती है, एक विसंगति होती है। कॉमेडी पर से, हालांकि लोग कॉमेडी को भी अक्सर ये समझते हैं कि कॉमेडी हंसने की चीज होती है, बट कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत, जो सुख के साथ अंत हो, जिसका कॉमेडी का मूल मतलब ये होता है। लेकिन कॉमेडी के बारे में हमेशा अगर आप किसी भी एक्टर से या किसी भी राइटर से या किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कॉमेडी नेवर कम्स विदाउट पैथोस, यानी कि कॉमेडी में कहीं ना कहीं कोई दुख छुपा होता है जिसकी वजह से कॉमेडी उभरती है। रजनीश ने कहा है, उनकी एक किताब है टेक इट वेरी सीरियसली, जो कि कहना चाहिए कि कोई एक रिलीजियस या कोई आत्मा से संबंधित कोई किताब नहीं है। उसमें इट्स अ कलेक्शन ऑफ 5000 जोक्स। उसमें जोक्स की हिस्ट्री है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जोक्स which are being adopted by India also and in English also and दुनिया में सब जगह, पाकिस्तान में भी सुनाई पड़ता है, ईरान में भी सुनाई पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादातर जोक्स जो हैं उनकी उत्पत्ति जो हुई है वो जू
जो लोग हैं उन लोगों ने की है। तो रजनीश ने उसमें एक सवाल उसमें पूछा था कि फिर मेरे मन में ये सवाल आता है कि भाई जूस ने इतने जोक्स क्यों बनाए। उसकी वजह उन्होंने जो कही और जो मुझे काफ़ी सही लगती है कि जूस इतने विस्थापित रहे कि हर वक्त एक तरह का पेन और डर और एक टेंशन आप जी रहे हैं। तो यू नीड टू सर्वाइव, सो यू नीड टू लाफ, सो दैट्स हाउ द ह्यूमर कम्स आउट। तो जो आदमी आपको मिलता है ना और कहता है कि आप पूछे क्या हाल चाल है और वह कहता है कि भाई ठीक नहीं है, वो समझ लीजिए उसको ज़्यादा दुख नहीं है। जो आदमी हंस के कह देता हाँ यार सब बढ़िया ही चल रहा है, जब वो ये कह देता है तो समझ जाइए उसके पास कोई बहुत बड़ा दुख है। तो ये कॉमेडी का मूल वो है। और ब्लैक कॉमेडी में विसंगतियों को जो है उजागर किया जाता है। तो विसंगतियां जो हैं वो तो जीवन में चलती रहती हैं। तो जिसको लोगों ने अचानक आई डोंट नो ये कहाँ उठी ये बात कि सौरभ को ब्लैक कॉमेडी बहुत पसंद है। मुझे जीवन बहुत पसंद है और जीवन जो है बहुत ही ह्यूमरस है एंड इट इज ब्लैक ऑल्सो एंड इट इज एवरी कलर ऑफ बोथ द थिंग्स, राइट? आप शुक्ला बरनाली रेजे से कहाँ कैसे मिले? वेल हम लोग आपकी पत्नी? हाँ मेरी पत्नी। लिसनर्स, मैं सौरभ शुक्ला जी की पत्नी की बात कर रही हूँ। बरनाली से मेरी मुलाकात जो है वो हुई सत्या में। वो सत्या में सेकंड यूनिट डायरेक्टर थी, रामू को असिस्ट कर रही थी, वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में थी, मैं राइटर भी था और एक्टर भी था। वहाँ हमारी दोस्ती हुई, हमारे विचार मिले, फिर कोर्टशिप शुरू हुई और घूमना फिरना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने एक दिन तय किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। फिर शादी हो गई। अब ये समाज ऐसा है कि पुरुष प्रधान समाज है, तो नाम उनका अब बरनाली शुक्ला है, लेकिन मूलतः वो बरनाली रे हैं, बंगाल की हैं। लेकिन वो अपने नाम के पहले लगाती हैं शुक्ला। मैं सोच रही थी शुक्ला बरनाली रे शुक्ला मतलब लोग यूजुअली करते हैं, लेकिन उन्होंने तो जिसे कहते हैं कि शुक्ला पहले लगाया है। कई जगहों पे मैंने पढ़ा शुक्ला बरनाली। हाँ नहीं, वो उन्होंने नहीं लगाया है। वो जो सरकारी दफ्तर होते हैं वो लगा देते हैं। अच्छा। हाँ वो पहले लगा देते हैं। और देखिए क्या है कि मैं उनको बरनाली कहता हूँ, वो मुझे सौरभ कहती हैं, मेरे दोस्त मुझे सौरभ कहते हैं और बरनाली को बरनाली कहते हैं। उनके दोस्त भी ऐसे ही है जो उनको बरनाली कहते हैं, मुझे सौरभ कहते हैं। अब वो रे हैं, शुक्ला है, ये क्या बिल्कुल। तो उनकी ऐसी कौन सी खास बात थी जब आप मिले उनसे और आपको लगा कि वेल यू नो शी कैन बी माई लाइफ पार्टनर, समथिंग विच मेड यू फील कि शी इज इट? So, if you can figure out that what's the reason behind love? It's very philosophical, Saurabh ji. Very philosophical. You know, if you love somebody with a reason, and when the reason goes out, you don't love the person. That's what we are trying to say. No, all I'm saying, it's not love. Correct. Yeah. The reason is you don't have a reason. You just your heart flutters. And whether it's philosophical or not, and I'm not saying that I'm the first one who's saying it. जी. मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सच यही है कि जिस चीज को आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं, इसी तरीके से जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एक्टिंग कैसे करते हैं, तो अगर उसको मैं एनालाइज कर पाऊँ तो फिर मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर वो एक टेक्निकल चीज हो जाएगी मेरे लिए। तो कुछ चीजें जो हैं वो इंस्टिंक्टिव होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ भगवान करता है या ऊपर वाला या जोड़ियां ऊपर बनती हैं, ये सब नहीं कह रहा मैं, प्लीज समझिए। इंस्टिंक्टिव होती हैं और इंस्टिंक्ट जो होता है इंसान का वो वक्त वक्त पे बदलता है। कभी घर में अपनी बेटा हाफ का कुछ मदद करते कि हाँ ठीक है आज हम दोनों मिलके कुछ काम कर लेते हैं, या शी टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हरसेल्फ? आपको क्या लगता है कि अगर मुझे कुछ नहीं लगता, मैं तो बस सौरभ शुक्ला जी से जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं आपसे एक लॉजिक की बात पूछ रहा हूँ। बताएं। हाँ। कि अगर मैं कुछ न कर रहा होता, मदद न कर रहा होता, तो आज आप उन्हें मेरा बेटर हाफ रखते? बेटर हाफ तो होते हैं, मैं कहूँ या ना कहूँ। नहीं भाई, नहीं भाई, वो इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि भाई ये साथ मिलके ही सब कुछ होता है। अगर साथ नहीं है तो फिर साथ रहना भी नहीं चाहिए।
ये क्लैरिटी ये जो है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन कई बार होता है ना कि मैं देखिए चाय बना लाओ नहीं नहीं नहीं, आज। जी नहीं, जी ऐसा नहीं है। जी नहीं, बहुत खुश नसीब है मैं वो। बिल्कुल इस मामले में आप बेफिक्र रहिए। मैं क्या उसका वर्ड होता है, एमसीपी जो इसको कहा जाता है, मैं वो मेल शोविनिज्म मैं, हाँ, मेल शोविनिज्म मुझ में नहीं है बिल्कुल आप। नहीं है। मैं अपना काम खुद करना पसंद करता हूँ, और हाँ, मैं बाकायदा खाना पूरा बना लेता हूँ, ठीक है, लेकिन बर्नाली खुद पसंद करती हैं कि वो बनाती हैं, तो बाय चॉइस शी डज इट। और सबसे अच्छा क्या बनाते हैं आप? सब मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ, जैसे मैं खाना बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ, तो आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं, या अच्छा क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा सब लगता कुछ है, बहुत सब अच्छा कुछ बहुत लगता अच्छा है लगता है, जो भी बनाते अच्छा बनाओ। क्योंकि मेरी स्पेशलिटी ये है, मैं ये बहुत अच्छा बनाता हूँ। नहीं मैं, नॉन वेज, वेज, मीठा, नमकीन, हाँ नहीं, मीठा नहीं बना पाता हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा होता है उसके उसमें। डिजर्ट्स। नहीं, नहीं, डेजर्ट्स खीर है, बहुत तरह के कस्टर्ड्स है। आप कह सकती हैं, क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत की है। मैं नॉन वेजिटेरियन खाना अच्छा बना लेता हूँ, और वेजिटेरियन भी ठीक ठाक बना लेता हूँ। तो अगर आप मुझे दालें बनाने के लिए कहेंगी या सब्जी बनाने के लिए कहेंगी, तो बाकायदा मैं, और कम मसालों में, क्योंकि पहचान जो ये होती है कि जो ज़्यादा तेल, घी और मसाला डाल के बनाते हैं, वो होटलों का खाना होता है। घर का खाना जो होता है, जो महिलाएं असल में बहुत अच्छा बनाती हैं, क्योंकि वो शायद कल्चरली उनको सिखाया जाता है बचपन से कि देखो बेटा, खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, तो उसमें उनकी महारत होती है बाय डिफॉल्ट। But the tragedy is, जी, the best chefs in the world are men. yeah, but that's all restaurant food, and you I can't, know, I you know. can't eat their food on Yeah, on a daily basis. yeah. Please understand that. And I'm telling you, because I travel, and I always stay in the best of the hotels and best of the foods we get, but I can't eat more than 3 days. True. फाइनली मुझे उनको कहना पड़ता है, शेफ को बोलना पड़ता है कि यार, इफ यू कैन प्लीज ब्रिंग फूड फ्रॉम होम विच योर वाइफ कुक्स, Which your wife cooks, okay. that will be nice, because I know as a woman she will cook something which is much lighter and, you know, much more tastier. सौरभ जी, बरनाली भी जो है वो भी एक डायरेक्टर हैं, जी, और आप भी डायरेक्शन में हैं। कभी आपका कोई मतभेद होता है जब आपस में घर में बातें करते हैं कि यार ये ऐसा था, इसमें ऐसा किया मैंने, एंड यू थिंक कि नहीं बरनाली ये ऐसे होना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा रियल लगेगा, समथिंग लाइक दैट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? all the time. All the time. All the And who wins? Who says कि no, I'm right? No, there is There's no question there's of. no question. So the relation between me and Barnali is nothing like जो कि एक प्रोटोकॉल होता है, या एक कहना चाहिए एक स्टैंडर्ड स्टीरियोटाइप हस्बैंड वाइफ। बाय दैट लॉजिक, अगर आप, जो एक समाज में एक धारणा होती है कि पति पत्नी कैसे होने चाहिए, सो बाय दैट लॉजिक वी आर नॉट मैरिड, वी आर फ्रेंड्स. So good. We both are independent people, and she has her own right, and I have the right to disagree with it. Absolutely. And she has the right to disagree, but that disagreement doesn't mean that we have to reach a decision. तो हमारा disagreement is agreed कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, मैंने कहा नहीं बरनानी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है। तो अब इसमें विनिंग तब होती है कि नहीं एक का स्थापित हो, तो वैसा हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें लगता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा ये बेस्ट वर्क नहीं है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे लगता है ये मेरा बेस्ट वर्क है, और यही बात बरनाली के बारे में मैं कह सकता हूँ। आपकी फिल्में जब वो देखती हैं तो हाउ क्रिटिकल इज शी अबाउट इट? She's quite critical. Quite critical. Quite critical, but it's not something you don't sit with an agenda. I think that वो, And that is true, हाँ, वो हो जाता है, वो हो ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों का भी जब आप काम देखते हैं तो आपको एक जुड़ाव रहता है जी। वही आप किसी अजनबी का काम देखेंगे तो आप ज्यादा, मैं कहता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव हो पाएंगे, क्योंकि आप उस आदमी को नहीं जानते, है ना। जब आप किसी इंसान को जानते हैं तो उस इंसान की पर्सनालिटी भी आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं चलती रहती है। लेकिन शी इज क्वाइट क्रिटिकल अबाउट माय वर्क एंड आई एम क्वाइट क्रिटिकल अबाउट हर वर्क। एंड दैट ऑल्सो इन्हांसेस द जो काम है, कई बार आपको लगता भी है कि हाँ शायद इसको ऐसे बेहतर किया जा सकता है, हेल्दी सजेशंस एंड ऑफ कोर्स इट कीप्स यू ग्राउंडेड आल्सो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपको लॉन्ग ड्राइव्स का शौक है? जी, है ना। जी, खुद ड्राइव करके जाते होंगे ऑब्वियसली? मैं न सिर्फ लॉन्ग ड्राइव, हाँ,
even the smallest of the drive I do. So by default, as an actor, we are privileged with drivers. Because we don't have to pay the drivers. Yeah. The film productions, they pay They the do driver. it, yeah. हाँ, लेकिन मैंने रखा था ड्राइवर कुछ साल के लिए, लेकिन पिछले 22 सालों से जी। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। जहाँ जाना होता, चाहे वो शूटिंग हो चाहे लॉन्ग ड्राइव हो। और मैं, अगर मेरे घर में कोई आता है, मेरे घर नहीं, मेरे ऑफिस में, मेरे घर पे तो बर्नाली होंगी तो वो डेफिनेटली मुझे नहीं चाय बनाने देंगी, लेकिन अगर आप मेरे ऑफिस में आती हैं जहाँ बर्नाली उस वक्त नहीं होंगी, जी। तो आई डोंट हैव अ सर्वेंट, आई विल मेक द टी फॉर यू एंड आई विल गिव इट टू यू। एंड हाउ गुड इज इट? अच्छी होती है? ऑब्वियसली इतने सारे You have no other choice. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? Because that is the only tea which will be available. बिल्कुल बिल्कुल। और टेबल टेनिस का भी शौक है आपको? जी। स्पोर्ट्स में सिर्फ टेबल टेनिस या यू लाइक अदर गेम्स आल्सो? I like other games, but चूंकि मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ तो उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मुझे जो उसका थ्योरेटिकल साइड है उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मुझे खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट। बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिसको हम सिर्फ खेलना पसंद करते हैं, वी डोंट नो द टेक्निकलिटीज, कि हाँ बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हम खेल रहे हैं, लेकिन हाँ लेफ्ट से सर्विस, राइट से सर्विस, या ये आउट वो आउट, इट्स जस्ट नहीं, by that I'm completely a professional. हाँ, वो टेक्निकलिटीज मुझे सारी जानते मालूम हैं? है। Okay. Even I get coached as a table tennis player. There is a coach who coaches me, so I know all of that. And because I started very late as a player, तो I am not in a competitive section, but मैं अच्छा खासा ठीक ठाक खेल लेता हूँ। और बाय जो थ्योरेटिकल पार्ट से मेरा कहने का मतलब कि भाई जी। कौन है आजकल, किसने कौन सा मैच Award खेला, जीता। किसने क्या किया, उसमें मेरा medal ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन गेम जो है उसमें मेरा टेबल टेनिस में स्पेशली बहुत ज़्यादा रहता है। तो मौका मिलता है तो खेलते हैं मैं या मौका निकालते हैं? मौका निकालता हूँ तो मैं जितने शहरों में गया हूँ हिंदुस्तान में और विदेश में भी, जब भी मैं गया हूँ, मैं इंग्लैंड में भी खेला हूँ, मैं LA में भी खेला हूँ, मैं भोपाल में भी खेला हूँ, लखनऊ में भी खेला हूँ, रांची में भी खेला हूँ। ये खेल रिप्रेजेंटेशन था या मैचेस थे या दोस्तों के साथ मस्ती में? नहीं, दोस्तों के साथ मस्ती नहीं, बाकायदा जो फेडरेशंस होती हैं, Okay. टेबल टेनिस की जो फेडरेशंस होती हैं, जहाँ पर स्टेट लेवल के प्लेयर्स खेलते हैं और नेशनल लेवल के प्लेयर्स खेलते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, मैं हमेशा ऐसे ग्रुप्स में, ऐसे सेंटर्स में उनको जब बताता हूँ, वो बहुत खुश होते हैं कि मैं उनके पास आ रहा हूँ और मैं जाता हूँ। जैसे अभी जयपुर गया था तो वहाँ एक एकेडमी है जी। जहाँ से स्टेट के बच्चे निकलते हैं, तो उन्होंने कहा प्लीज आइए और हमारे यहाँ खेलिए, तो मैं हर जगह जाके खेलता हूँ। सौरभ जी, मुंबई पहले जब लोग आते थे तो एक इमेज होता था एक्टर होने का, हीरो होने का, यू नो कि वन शुड लुक लाइक दिस, यू नो ये हाइट होनी चाहिए और ये लुक होना चाहिए, वैसा वैसा। पिछले कई सालों से मुझे लगता है कि ये इमेज जो है वो ब्रेक किया है। डू यू थिंक? या है ना? ये हर जगह हुआ। इवन इन हॉलीवुड देयर वाज ऑलवेज हीरो जो था जी। वो लंबा होता था, बहुत चौड़े उसके शोल्डर्स होते थे एंड बैरिटोन वॉइस होती थी। ये हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ जी। मैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी था कि खूबसूरत, लहीम शहीम, है ना, अच्छी आवाज। और एक्टिंग में भी पहले एक अप्रोच था हिंदुस्तान में खास तौर से जी। कि एक्टिंग जो है वो आम जिंदगी से अलग होती थी। तो जिसको हम कहते हैं लार्जर देन लाइफ, है ना, तो डायलॉग्स जो हमारे यहाँ लिखे भी जाते थे और जो बोले भी जाते थे, उसमें एक तरह का पोएटिज्म था कि आप पुराने डायलॉग्स अगर सुनिए तो दे आर ग्रेट वन लाइनर्स एंड दे आर ग्रेट, और दे आर लाइक पोएट्री, जैसे कि शायरी चल रही है जी। इस तरह का। जी। वेस्ट में हमेशा नेचुरलिज्म की तरफ उनका झुकाव रहा, रियलिज्म की तरफ। और हमारा जो नया जनरेशन जो आता गया उसका भी रियलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो जब रियलिज्म की तरफ झुकाव है तो आप देखेंगे कि आजकल के जो डायलॉग्स होते हैं और जो भाषा होती है वो जितनी कम ऐसा लगे कि लिखी हुई है, वो ज्यादा बड़ा आर्ट माना जाता है। तो हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि पता ही ना लगे कि यार ये एक्चुअली इसने सच में बोला है कि या ये लिखा हुआ है ना। एक बात जी। इसी के उसमें लोग भी, लुक भी, कि भाई अब जरूरी नहीं है कि लहीम शहीम आदमी ही हो, भाई कोई भी आदमी हो यार, जी। है ना, वो मुझे लगना चाहिए। वो बैंक में क्लर्क है
तो बैंक के क्लर्क मैंने देखे हैं, वो लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो कोई भी कास्ट हो सकता है। तो ये फर्क तो आया ही आया। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी वेब सीरीज और फिल्में आज बन रही हैं, मगर एक डायरेक्टर का नाम लूँ, अनुराग कश्यप जी का, तो एज यू सेड कि जिस तबके की, जिस क्लास का दिखाया जा रहा, उसमें बहुत सारे ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसे हम पुरानी फिल्मों में अगर बात करें कि उन तबकों को दिखाए जाने के बावजूद भी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं होता था। थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली, सो यू थिंक कि इट्स फाइन? गालियों का इस्तेमाल जो है जी, वो वैसा ही है जैसा न्यूडनेस का इस्तेमाल है। सो न्यूड में, यानी कि जिसको नंगा जिसको कहा जाता है हिंदी में, ये डिपेंड करता है कि आपका उसके पीछे, आपका इंटेंट क्या है उसके पीछे, है ना। सो नग्नता तो पॉर्न में भी होती है, और माइकल एंजेलो ने भी बनाया है। तो किस नग्न को मैं अच्छा कहूं और किस नग्न को बुरा, इसका फैसला तब होता है कि इंटेंट क्या है। इज इट टू रिप्रेजेंट समथिंग विच इज रियल। जी। सो कोई वही जो है महान आर्ट हो जाता है, और कोई वही जो है वो एक सस्ता, बिकाऊ और घटिया काम होता है। तो ये गालियों का इस्तेमाल से मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं ये भी झूठ होगा कहना कि हमारे समाज में गालियां नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ से बाहर निकलिए, आप रास्ता नहीं क्रॉस कर सकते बिना गाली सुने, ठीक है ना। तो ये सच्चाई बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे इंटेंट क्या है। आप ऑडियंस को टिटलेट करना चाहते हैं या आप उसके थ्रू कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं। ओके, ऐसा आप आज भी थिएटर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और थिएटर करते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई फिल्म का ऑफर आपको ठुकराना पड़ गया थिएटर की डेट्स की वजह से? ऐसा हुआ है। मैं इस वक्त थिएटर से थोड़ा कम जुड़ा हुआ हूँ। जी। मैं पिछले 2011 से 2019 तक, पैंडेमिक से पहले तक, मैंने बहुत थिएटर किया, और कुछ फिल्में छोड़नी पड़ी, लेकिन समहाउ एडजस्ट करता था मैं। जी। लेकिन पैंडेमिक के दौरान चूंकि थिएटर भी बंद हो गया था, तो अब मेरा फोकस जो है वो फिल्मों की तरफ, क्योंकि मैं उस विधा को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं थिएटर को प्यार करता हूँ। तो मुझे ये भी लगा कि मैं थोड़ा फिल्मों को नेग्लेक्ट कर रहा था, तो अब वो मैं नहीं कर रहा हूँ, और अब मैं ज़्यादा फिल्मों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग, the best thing you enjoy doing? This is like asking, do you like your mother or your wife or Really? your sister? Exactly. Because writing is again a creativity. आप सोचते हैं, शब्दों का इस्तेमाल। By the way, I mean, I don't know why people don't understand this. It's all writing. वो तो It's all the way writing. So आप कागज कलम से लिखते हैं, इमेजिन करके लिखते हैं, तो आप लेखक कहलाते हैं। जी। फिर डायरेक्टर जो है, जो डायरेक्शन क्या है, इट्स अगेन री-राइटिंग। You take a text and you rewrite in terms of a film. And what is acting? You rewrite a character. So it's all the way writers. So all three are writers basically, जिसकी आप बात कर रही हैं। जी, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है आपने और बेहतरीन फिल्में रही हैं ये। कोई ऐसी एक्टिंग जो आपको लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट था? पीके, बिकॉज वो कैरेक्टर का मुझे स्टैंड पॉइंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर है पीके में, जी। एक गॉड मैन का, है ना, मुझे उसकी साइकी नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं बिलीव करता नहीं इन चीज़ों में। तो जब मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, तो मुझे उन लोगों का लॉजिक नहीं समझ में आता है कि भाई आप एक कल्ट बनाते हैं, फिर आप कभी जादू दिखाते हैं, कभी नाचते हैं या उपदेश देते हैं, है ना, और उससे फिर आप मर्सिडीज़ खरीदते हैं या रोल्स रॉयस खरीदते हैं या पैसे का घपला करते हैं या आश्रम बना के पावर हाउस बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, मुझे उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसका बिलीफ सिस्टम नहीं मिल रहा था, तो ये काफ़ी मुश्किल था। तो इसमें राजू ने मेरी बहुत मदद की थी, हिरानी ने। एंड फिर मैंने राजू को बोला भी फिल्म में कि यार इस आदमी का मुझे बिलीफ सिस्टम जब तक नहीं रिफ्लेक्ट होगा, मुझे नहीं समझ में आता कैरेक्टर। सो क्लाइमैक्स में इसलिए आप उसके बिलीफ सिस्टम की लाइन सुनते हैं, और वो लाइन है जहाँ वो कहता है कि चलिए ठीक है मान लिया, आप कहते हैं कि भगवान नहीं है, झूठ है, तो झूठ ही सही, लेकिन अगर एक झूठ किसी को आशा दे सकता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है। क्या बात है।
आखिरी सवाल कि आप अपने साथी कलाकारों में से किसी को याद करते हैं जब आप मुंबई आए थे, और कैसे याद करते हैं? Was there anyone? देखिए, याद तो उनको किया जाता है जो चले गए हैं। ऐसा नहीं है, is it? Is it? जो हैं उनको याद क्या करना है, वो तो हैं, Okay. उनसे तो मिल लीजिए। जो चले गए हैं वो याद आते हैं, और कुछ चले गए हैं। निर्मल पांडे चले गए तो मुझे याद आते हैं, है ना। ऐसे चंद दोस्त और हैं जो चले गए हैं, लेकिन ये जीवन का चक्र है, तो ये तो चलना है। एक दिन हमें भी जाना है, बिल्कुल, एक दिन सभी को जाना है, बिल्कुल। तो उसमें सोचना क्या, चलते रहो। हाँ, जो बहुत कुछ सीखा उनसे, ये वो जो प्यार किया, उसका दुख या सुख मनाना कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। है जो आज है वो आज है, जो कल था वो कल था। हाँ, कल खुश थे, बहुत अच्छी बात है, आज भी खुश हैं, और आगे जो आएंगे उसके बारे में सोचना कि कैसे खुश रहें, उसमें ज्यादा दुखी हो जाओगे। तो बेहतर ये है कि कल जब आएगा, आज को जी लो। हाँ, तो वो अंग्रेजी की जो कहावत है कि यू नो, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। ट्रू ट्रू। हमारे युवा लिसनर्स जो सुन रहे हैं इस समय आपको, सौरभ शुक्ला को, जो और एक्टिंग की तरफ राग़िब होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जल्दी। देखिए, एक तो मुझे हमेशा हर जगह हर इंटरव्यू में लास्ट में कहा जाता है कि क्या संदेश देना चाहेंगे। Is क्या? it? एक तो भैया, ना मैं ज्ञान बांटता ना मैं मैसेज देता। हाँ। जिंदगी तुम्हारी है, तुम जैसे समझो, जीना है, जी जैसे लो। जी लो, लेकिन झूठ में मत जीना बस। और झूठ से जीने का मतलब मैं सिंपल करके बता देता हूँ, ताकि वो फिलोसफिकल ना लगे, क्योंकि ये कोई सत्य की खोज नहीं है। बिल्कुल। लोग अक्सर कहते हैं, सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल होता है, क्यों बनना चाहते, उसका रीजन क्या है? तो वो जवाब नहीं होता उनके पास। If someone would have asked you the same question at the same time and same age, what would have been your answer? I don't know what I would have answered, but today I can answer very easily, you know. So कहने का मतलब ये है कि मैं जब पूछता हूँ तो मैं उनको ऑप्शन देता हूँ। From 10 years down the line, where do you see yourself? Do you see yourself very famous and women going mad about you? Do you see a lot of money? Do you see foreign travel in business classes? And do you see 5-star hotels? Do you see cars? Do you see yourself as a powerful person? Or do you just see yourself with no money, not successful, not accepted, but still you're happy? So if it's the other part, then you become an actor. Because क्या होगा, जब आप बाकी चीजें देखेंगे तो फिर आप बाकी चीजों के पीछे भागेंगे। आपने थोड़ी देर पहले प्यार की बात की थी, जी बिल्कुल। है ना। मैंने बर्नाली से क्यों प्यार किया? हाँ, मैंने इसलिए प्यार किया क्योंकि मेरे बस में नहीं था उसे प्यार न कर पाना। सिंपल बात ये है। So sweet. तो इसी तरीके से अगर आपके पास एक्टिंग करने के अलावा कोई चारा नहीं है तो प्लीज एक्टर बनो। No options to your own self, yes. हाँ, I became an artist because I left no option, and not deliberately. I left no options. I wouldn't have got a job because I was such a bad student. So मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं था भाई, तो मुझे तो मरना या मारना है, लेकिन करना ही यही है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत आभार स्टूडियो में आप आए और अपनी जीवन यात्रा के कुछ रोचक घटनाएं, कुछ बातें हमसे साझा की। आपकी आने वाली फिल्मों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। और श्रोताओं, अगले हफ्ते फिर एक सेलिब्रिटी से हम रूबरू होंगे। अब राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।